स्वाति लड़कियों की शादी की पहली रात ऑपरेशन थिएटर में लाकर कौन सा ऑपरेशन किया जाता था, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सर झुकाए बैठी थी, मेरे आस पास लड़कियां बेशुमार बैठी हुई थी। कुछ तो मुझसे मजाक कर रही थी और कोई मुझसे मेरे खानदान के बारे में पूछ रही थी। दरअसल मेरा ताल्लुक मुल्तान से था। मैं सराय के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, जबकि जहाँ मेरी शादी हुई थी ये पठानों का इलाका था। मैं सवात में भी आकर गई थी और ये सब लड़कियां मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इनके यहाँ एक शहरी बहू आई थी, इसलिए ये बड़ी मुतासिर नजर आ रही थी। पर वहीं बैठे बैठे मेरे कानों में एक ऐसी बात पड़ी जिसने मेरे हवास पर बिजली गिरा दी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर ऐसी रस्मों का आगाज किया गया है, या फिर ऐसी रस्में भी कहीं पाई जाती हैं। लड़कियां मुझसे हंस हंस कर बातें करती और कहती कि तुम्हारी शामत आ रही है। मैं समझी कि शायद मेरे शोहर से मुलाकात के बारे में ये ऐसा कहती हैं, लेकिन फिर पता चला कि रात को दुल्हन को अस्पताल ले जाया जाता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। लड़कियों ने तो सरसरी मजाक के अंदाज में मुझे ये बात कही थी कि रात को तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि शायद ये मजाक हो या फिर यहाँ की औरतें इसी तरह की बातें करती होंगी, लेकिन ऐसा ही हुआ था। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी, अकेले अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और शौहर के बजाय मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखते ही कहने लगी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है मेरी, अल्लाह ना करे क्या इससे मेरी नजर लगे। तुम्हारे तो बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह मोटे मोटे और भूरी भूरी आंखों वाले होंगे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। वो वाकई बहुत सादा और मुखलिस औरत मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे उनका अपने कमरे में आने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो कहने लगी, बेटा थोड़ी सी जहमत होगी, लेकिन हमारे खानदान में ये एक रिवायत है। क्या रिवायत है अम्मा जी? मैंने बड़े अदब से पूछा था। उन्होंने भी मुझे झिझकते हुए मुझे बताया कि वो मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं। यह सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए आप मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं? कहने लगी कि बेटी तुम्हारी तो कोई भी नहीं है। कहने लगी कि बेटी बीमारी तो कोई भी नहीं है, लेकिन हो तो सकती है। बस बीमारी से बचने के लिए ही यहाँ एक रिवाज है कि औरत को शादी के बाद ही अस्पताल लेकर जाते हैं, उसे इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन से वो हमेशा जवान भी रहती है और बच्चे भी सही पैदा करती हैं। कभी उस औरत को मसला नहीं होता, लेकिन शर्त यह है इंजेक्शन शादी के बाद ही लगवाना होता है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो रही थी। सच बात तो ये है कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी कि आखिर इंजेक्शन लगवाने से होगा क्या। ये ताकत का इंजेक्शन था, ना मैं कमजोर थी ना मैं बूढ़ी थी। फिर आखिर मेरी सास ये बातें क्यों कर रही थी? तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत नमूदार हुई। उस औरत के बाल छोटे छोटे काटे हुए थे। बाकी पठान औरतों की तरह उसने खुद को चादर में नहीं ढका हुआ था, बल्कि खुले सर घूम रही थी। उसके कपड़े भी ऐसे थे, देखकर लगता जैसे वो बहुत ही मॉडर्न खानदान से ताल्लुक रखती हो। मुझे लगा था कि मेरी सास की कोई शहरी रिश्तेदार है, पर मेरी सास ने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि ये उनकी सगी बहन है, यानी वो मेरे शोहर अजहर खान की खाला है। जाहिर अदब का रिश्ता बनता था। मैंने उनको सलाम किया, पर वो अजीब लहजे में बोली। मुझसे कहने लगी, ए लड़की उठो, जल्दी करो, हमें इस वक्त अस्पताल चलना होगा। मैंने उनकी तरफ देखकर भी यही सवाल किया कि आप मुझे अस्पताल क्यों लेकर जाना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारी सास ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ये हमारे यहाँ की रस्म है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, अच्छा मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ तो फिर आपके साथ अस्पताल चलूंगी, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो औरत फिर मुझ पर चिल्लाती हुई बोली, कपड़े तब्दील करने का वक्त नहीं, तुम यही जोड़ा पहन कर चलोगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मुंह धोकर आती हूँ। नहीं, मुंह भी नहीं धोना, इसी तरह हमारे साथ चलो, बस जैसे अभी बैठी हुई हो बिल्कुल इसी तरह, कुछ भी तब्दील नहीं करना। वो औरत बड़ी ही तल्ख लहजे में बात कर रही थी। मुझे उनका यूं बात करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी सास की बहन थी। सो मैं उठकर खड़ी हो गई और उनके साथ ही चल पड़ी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है शादी के बाद ही करवाया जाना है। ना मेरे टेस्ट हुए हैं, ना मुझे चेकअप किया गया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? मुझ में तो कोई बीमारी नहीं थी। मेरी सास और उनकी खाला ने मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी इतनी शानदार थी कि मुझे इस खानदान पर फख्र होने लगा।
कि मैं जहाँ भी आकर आई हूँ वो लोग बहुत ही अमीर हैं। खैर हम लोग थोड़ी देर में अस्पताल के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन ना ही मेरी सास ने किसी चौकीदार से पूछा, मुझे सीधा कमरे में लेकर चली गई। वहां जाकर खाला जी ने कमरे की लाइट ऑन की, जबकि दूसरे कमरे की बुझा दी। दरमियान में मुझे लिटा दिया गया। बस बेटी यहाँ लेट जाओ, डॉक्टर आ ही रहा होगा। ये कहकर मेरी सास ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। खौफ के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे। मैं सोचने लगी थी मुझे ऐसी कौन सी बीमारी थी कि इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ लिटाया गया था। मेरी सास थोड़ी देर के बाद कॉफी लेकर आ गई। लो बेटा ये कॉफी लो, इससे तुम्हें आराम आएगा। अम्मा मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। अरे कैसे नहीं पियोगी? ये कॉफी नहीं पियोगी तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कैसे होगा? मेरी सास के साथ ही खड़ी उनकी बहन ने बात की थी। जी तो अल्ट्रासाउंड के लिए कॉफी पीने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं पानी पी लेती हूँ, उसने गुस्से से कहा। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। कॉफी पियो वरना बहुत बुरा होगा। कॉफी पीने से तुम्हें पेशाब जल्दी आएगा और अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा। मेरी सास की बहन जिनका नाम खानसादी था, उन्होंने तकरीबन मुझ पर चिल्लाते हुए कहा तो मैंने फटाफट वो कॉफी का कप पी लिया, लेकिन मुंह को लगाते ही मुझे कड़वा सा महसूस हुआ। जब भी मैंने अपने पर्स से आधी कॉफी डब्बी में डाल ली, मुझे मालूम था कि अब वो सारी कॉफी मुझे पीना ही नहीं पड़ेगी, तो उसका कोई असर भी नहीं होगा। बस वो जो हल्का सा कॉफी मैंने पिया था उसकी वजह से मेरे चेहरे पर अजीब सी जलन होने लगी। और मेरी सास तो वहां से पहले ही जा चुकी थी। अब उनकी बहन वहां पर मौजूद थी, जो कि किसी सूरत भी मुझे कोई डॉक्टर मालूम नहीं हो रही थी। फिर कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। मुझे अपनी गर्दन पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैं नहीं जानती कि वो क्या था। काफी देर यही अमल दोहराया जाता रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि यह है क्या। बस मुझे थोड़ा थोड़ा शक था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बेहोश करने की कोशिश क्यों की गई है। फिर मुझे आंखों पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। मैंने सामने देखा तो मेरा शोहर और मेरी सास अम्मा खड़ी थी। शुक्र है बेटी तुम्हारा इलाज हो गया, अब तुम घर चलो। तुम्हारे साथ मेरा बेटा बहुत सारी बातें करना चाहता है। उसने तुम्हें सारी दुनिया से लड़कर हासिल किया है, इसका भी तो हक है ना तुम पर। मेरी सास बड़ी ही मासूम औरत थी, जबकि उनकी बहन वहां से जा चुकी थी। आंटी ने मुझे उस कमरे में लिटाकर क्या इलाज किया था मैं इस तौर पर बेखबर थी, लेकिन मेरे दिल में हैरत जरूर थी। कुछ मनासिर मेरे जहन में महफूज हो गए थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इस रस्म के बारे में जरूर जानूंगी, क्योंकि ना ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया था, ना ही मुझे कोई रिपोर्ट दी गई, ना कोई कागजात थे, ना मुझे दवा दी गई, ना मेरे जिस्म पर टांके का कोई निशान था। फिर आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आ गई। मैंने अपने शोहर से इस बात का जिक्र किया और पूछा ये क्या था, कौन सा इलाज था, किस चीज का इलाज था। कहने लगे कि देखो सुनहरा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, इससे औरतों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। तो तभी अम्मा लोग ये रस्म हमेशा करवाते हैं, क्योंकि इससे तो सभी औरतों की जिंदगी में सुकून आता है। और तुम्हें पता है कि हमारे इलाके में कोई लेडी डॉक्टर है नहीं। अब जो अम्मा की बहन है वो डॉक्टर है, तो उनकी बात मानने से हमें अगर फायदा होता है तो उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि आपकी अम्मा की बहन डॉक्टर है? वो तो इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। आपकी अम्मा कम पढ़ी लिखी हैं तो वो भी कम पढ़ी लिखी होगी ना। आपने क्या उनको तालीम हासिल करते देखा है? मेरा शोहर भी सोच में पड़ गया। बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, हम तो वाकई में उनकी डिग्री से ना वाकिफ हैं कि वो डॉक्टर है भी या नहीं। मैंने कहा कि सही बात है, जब आपको यही नहीं मालूम कि वो डॉक्टर है या नहीं, तो फिर उनके पास जाने का क्या तुक बनता है। मेरे शोहर को फिलहाल इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो मुझसे बातें करना चाहता था, सो मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपसे दोबारा इस बारे में कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन अब आप ही मुझसे वादा करें आप कभी मुझ पर शक नहीं करेंगे। मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगी। बोले कि हाँ बिल्कुल सही है, तुम जो चाहो करो, बस मुझे इन मामलात से दूर रखो। मैं सिर्फ तुम्हें दिलचस्पी रखता हूँ। अपने शोहर की मोहब्बत और बेताबी देखकर मुस्कुरा दी थी। अगले दिन मैंने इस मामले की तह में झांकना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले दिन आंटी खुद हमारे घर आई। कहने लगी कि बेटी तुम हमारे घर चलो, हमने तुम्हारी दावत करनी है। मेरा शोहर भी तैयार हो गया। रात वाला वो पूरा सबक भूल गया था, जो भी मैंने आंटी के खिलाफ बातें की थी या जो मैंने कल उनसे मोहतात रहने का कहा था, वो उसके जहन से जा चुका था।
आंटी का इतना रौब था कि जो भी उनकी बात सुनता वो वही करता जो उन्हें कहा जाता। खैर से आंटी के घर हमने शाम को ही जाना था। मैंने सोच लिया कि ये अच्छा हो गया, चलो उनका घर देखने का मौका मिल जाएगा। इसी तरह मुझे मालूम भी हो जाएगा दरअसल आंटी खुद ही एक डॉक्टर है भी या नहीं। इस बात की वजह से मैं परेशान भी थी। हम जल्द ही आंटी के घर पहुंच गए। घर क्या था, ये महल था जिसे देखकर मेरे हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। अब मैं समझी थी कि सब लोग इनकी इज्जत क्यों करते हैं। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए एक एक चीज बहुत ज्यादा नफासत और खूबसूरती के साथ रखी गई थी। काफी ज्यादा महंगी चीजें वहां पर थी जिन्हें देखकर मुझे लगा कि आंटी वाकई एक बहुत अमीर औरत हैं। मैंने अपनी सास से कहा आपकी बहन तो लाखों में कमाती हैं, सर्जरी जो करती हैं लड़कियों की, ऑपरेशन की। मेरी सास कानों को हाथ लगाने लगी। खुदा का खौफ करो बेटी, मेरी बहन किसी से पैसे नहीं लेती, 1 रुपया नहीं लेती इलाज करने का, वो तो ये काम मुफ्त में करती है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का ही रह गई थी। जब लोग उनको पैसे ही नहीं देते तो आखिर ये दौलत कहाँ से आई। मैंने कहा कि ये दौलत उनको उनके शोहर की तरफ से मिली है, लेकिन जब आंटी के शोहर से मिली तो वो भी एक मामूली सा आदमी था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो लाखों करोड़ों की इस जगह का मालिक है। लेकिन बहरहाल काफी सारी बातें थी जिन पर मुझे शक था। मैंने आंटी से पूछा भी कि आपने डॉक्टर की तालीम कहाँ से हासिल की है। कि कहने लगी कि बस मैंने पुराने वक्तों में पढ़ा है, इनको किसी इलाज का नाम भी नहीं पता था। कहने लगी इस अस्पताल में जहाँ मैं तुम्हें लेकर गई थी वहां मेरे जाने वाले बहुत हैं। मैं एक डॉक्टर के तौर पर काम करती हूँ, मेरा वहां पर एक ऑफिस भी है। ये बात सुनकर मेरे जहन में खटका सा हुआ। मैंने ठान ली कि मैं इस अस्पताल में जाकर जरूर पता लगाऊंगी कि आंटी यहाँ क्यों आती हैं। दावत के दौरान ही आंटी ने मेरी सास से एक ऐसी बात कही जो मेरे जहन में चिपक कर रह गई। कहने लगी मैंने सुना है कि तुम अपने छोटे बेटे का भी रिश्ता करना चाहती हो। देखो अच्छे लोगों में रिश्ता करना, और हाँ जो तुम्हें कह रही हूँ उस लड़की की सेहत के बारे में मालूम कर लेना, और अगर तुम्हें पता चले कि इस लड़की में कोई भी मसला है तो पहले मुझे बताना। बहरहाल शादी की रात वाली रस्म तो मैंने ही करनी है, तो मैं इसका इलाज कर दूंगी। मेरी सास ने सादतमंदी से, जैसे वो जानती हो कि इलाके की सबसे बड़ी डॉक्टर आंटी ही है, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। 2 बातें मुझे मालूम पड़ चुकी थी। एक तो मुझे अस्पताल से इस बात का सुराग मिल सकता है, दूसरा मेरी देवरानी के आने पर इस रस्म में शामिल होने पर भी कुछ ना कुछ इल्म जरूर हो जाएगा। अगले ही दिन मैं वहां अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने उस कमरे के मुतालिक पूछा, ढूंढा तो पता चला कि ये कमरा आंटी ने अस्पताल वालों से 50,000 रुपया महीना लिया हुआ है। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि 50,000 रुपये किराया एक कमरे का वो क्यों देती हैं। आखिर ये कमरा लेने का मकसद क्या है। बाकियों से मैंने पूछा तो पता चला कि आंटी का तो डॉक्टर ही से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने बस ये अस्पताल अपने कमरे के लिए रखा हुआ है। इस कमरे का वो महीना किराया देती है। यहाँ पर उन्होंने छोटे मोटे बिस्तर और इस तरह की चीजें रखी थी जिनको देखकर लगता था कि ये वाकई अस्पताल की शक्ल पेश कर रहा है। मैं वो कमरा देखकर वापस आ गई। बदकिस्मती से मैं सिर्फ खिड़की से ही देख सकती थी क्योंकि कमरे को ताला लगा हुआ था और बाहर शीशे की खिड़कियां थी। इस बात ने मुझे हैरान भी किया और परेशान भी। मैंने एक और औरत से बात की तो उसने बताया कि यहाँ पर शादी की पहली रात लड़कियों को लाया जाता है। खानजादी साहिबा उन लड़कियों को अपने कमरे में लिटा कर रखती हैं, घंटे बाद वापस ले जाती हैं। अब तो उनकी शोहरत फैलती जा रही है। महीने में वो 3-4 बार ये काम करती हैं और अब मोहल्ले में भी उनको जाने पहचाने लगे हैं। कुछ लेडी डॉक्टर्स भी उनसे बातचीत करती रहती हैं। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरान हुई थी। जब आंटी का डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया था। वो ये सब मनासिर मेरे जहन में चलने लगे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं घर आई तो मेरी सास अपनी छोटी बहू के बारे में बातें कर रही थी। जाहिर है वो लड़की यहाँ आई तो नहीं थी और मेरी सास ने पहले ही अपनी बहन को अपनी छोटी बहू के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो किस किस्म की है और उसकी सेहत कैसी है, तबीयत वगैरह वगैरह। मेरी सास उनसे फोन पर बात कर रही थी, कुछ परेशान लग रही थी। बहरहाल उन्होंने मुझे नहीं बताया कि असल मामला क्या है। बस उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। खैर मेरे देवर की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरा तजस्सुस भी बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्पताल में जाकर अपनी खाला सास का राज जानूंगी, देखूंगी और अपनी खाला सास के इस जुर्म से पर्दा उठाऊंगी जो वह हमसे छुप कर रही थी और हमें बता भी नहीं रही थी। मैंने आंटी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनका राज जान चुकी हूँ।
मैं अनजान बनी रही। जिस दिन मेरी देवरानी रुखसत होकर इस घर में आई, उसको भी यही सारी बातें सुनाई जाने लगी कि तुम्हारे साथ भी यही अस्पताल वाली रस्म होगी, क्योंकि तुम्हारे इलाज के बगैर हम अपने बेटे के पास नहीं भेज सकते। वो भी एक बड़े घर की थी। कहने लगी कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। फिर इसका शोहर आया, उसने भिला फुसलाकर अपनी बीवी को अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर कर दिया। ये वो लड़की बेचारी भी इस रस्म की बेहद चढ़ गई। आंटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे अब के बाद फिर उसकी जीत हो गई हो। लेकिन जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठने लगे, मैं भी गाड़ी में बैठ गई। मेरी सास को इस बात पे खुशी हुई थी कि मुझे अपनी देवरानी का एहसास है। आंटी को ये बात बुरी लगी थी। कहने लगी, अस्पताल में ज्यादा लोगों का रश बर्दाश्त नहीं किया जाता। तुम चलकर क्या करोगी, घर पर ही रुको। मेरी सास ने मेरी हमायत कर दी, बोली कि नहीं, बहू भी है, माहौल देखकर आएगी तो अच्छा है। खैर आंटी मुझे अपने साथ लेकर चली गई। वहां जाते ही आंटी ने एक अजीब हरकत की। मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, हमें यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज खुद करवाना है। ये वही कमरा था जहाँ उस दिन मैं ही आई थी और मेरी सास मुझे लेकर गई थी, पर मेरी सास को बाहर भेज दिया गया था। मैंने नर्स को अच्छी खासी रकम दी, कहा कि तुम मुझे एक यूनिफॉर्म ला कर दो, मैं तुम्हारे जैसा लिबास पहनकर इस कमरे की कार्रवाई देखना चाहती हूँ। तुम लोगों को तो यहाँ आना जाना भी मना नहीं है। नर्स 20,000 रुपए लेकर आसानी से ये काम करने पर राजी हो गई। मैं जल्दी से उसका यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आई। इस कमरे में मौजूद एक पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने देखा आंटी लड़की को बेहोश करने के बाद उसके साथ जो कर रही थी वो होश उड़ा देने वाला था। अब मैं समझी थी कि आंटी इतनी अमीर क्यों थी। इसके घर में कीमती सोफे और फर्नीचर कहाँ से आया था, ऐसा काम जिसका इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। उनके पास एक और लड़की खड़ी थी जो कि दुल्हन को पहनाए जाने वाले जेवरात उतार कर उससे नकली जेवर चढ़ा रही थी। करते करते उन्होंने बिल्कुल वैसे ही दूसरा जेवर दुल्हन को पहना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो तो लुट चुकी थी। उसका कीमती खजाना उससे छीन लिया गया था। ये बात ना ही मेरी सास को पता थी, ना गांव में कानो कान किसी को इस धंधे की खबर हो सकी। आधे घंटे में उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ये मेरी देवरानी बेचारी को होश में लाकर बाहर खड़ा कर दिया गया। वो भी वो दूसरे लिबास में थी। बस इसके जेवर साथ अस्पताल लाया गया, ऑपरेशन किया गया और फिर घर भेज दिया गया। मैं ये सारी बातें जान चुकी थी, पर मैं ये बात अपनी सास को कैसे समझाती। मैंने उन्हें कहा था तो कहने लगी, तुम झूठ कह रही हो, अपना जेवर मायके वालों को देकर नकली चढ़ा लिया होगा, इसलिए तुम ये बातें कर रही हो। मैंने कहा, आपको अगर यकीन ना आए तो आप बाकी सब औरतों को जिनके साथ ये रस्म हुई है उनका जेवर जाकर चेक करवा लें। आपको पता है यहाँ पर लोग 15 तोला सोना चढ़ाते हैं। वो अपनी बहू को खाली हाथ नहीं रहने देते, तो फिर ये कैसे मान लेंगी आप इन सब औरतों को नकली जेवर चढ़ाया गया। मेरी सास ये सुनकर सोच में पड़ गई। खैर अब जो हो गया था सो हो गया था। वो अपने घर में भी लुट चुकी थी। उन्होंने बाकी लड़कियों की ये रस्म करवाने से मना कर दिया, पर अपनी इतनी अमीर बहन से ताल्लुकात भी बिगाड़ नहीं सकती थी। सो यह हकीकत वो किसी को बता नहीं सकी और आज भी वो दिल ही दिल में जलती हैं कि काश हमें इस रस्म की हकीकत का पता होता तो हम इस तरह ना लुटते। कि हमारी सालों की जमा पूंजी इस औरत ने हड़प कर ली और कानों कान खबर ना होने दी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।